राइटर एडुआर्डो गलेano, उन्होंने शायद फुटबॉल के बारे में सबसे सुंदर किताब लिखे है, फुटबॉल इन सन एंड शैडो, मतलब फुटबॉल धूप में भी और छाव में भी। वो ये लिखते हैं कि मैं बस एक अच्छा फुटबॉल मैच देखने के लिए दुनिया की हर एक मैदान में भिखारियों की तरह घूमता रहा। जब एक अच्छा सा गोल होता है तब मैं भगवान को शुक्रिया कहता हूँ, एंड आई डोंट इवन केयर कि कौन सा टीम या फिर कौन सा देश खेल रहा है। ये कहानी उन गोल्स की कहानी है। ये कहानी उन लोगों की भी है जो कभी गोल नहीं कर पाए, और उस गोलकीपर की भी जो बस 1 सेकंड देर से अपने बाएं ओर छलांग लगाया और उस 1 सेकंड का बोझ पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलता रहा। जो शॉट गोल पोस्ट की बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर से निकल गया, वही डिस्टेंस किसी प्लेयर का जिंदगी और मौत की बीच की दूरी बन गया। शायद उन्हीं लोगों का नंबर ज्यादा है। सन 1930 ये दुनिया खड़ा था दोनों वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल बीच में। उस समय ग्रेट डिप्रेशन दुनिया भर में फैल जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने के बाद अमेरिका की इकोनॉमी लगभग बर्बादी के कागार तक पहुंच चुका था, और इसका इफेक्ट यूरोप का जो फैक्ट्रीज था वहां तक पहुंच चुका था। फैक्ट्री से धुआं निकलना बंद हो चुका था। जितने भी लेबर्स थे वो सड़क पे भूख और अनसर्टिनिटीज को लेकर घूम रहे थे। एक तरफ बर्लिन में राइज हो रहा था एडोल्फ हिटलर का, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन किसानों पर अत्याचार कर रहा था, और ये अत्याचार डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा था, और ये दुनिया पूरी तरीके से थका हुआ था और डरा हुआ था। इसी वक्त साउथ अमेरिका की एक छोटा सा कंट्री ये डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, एंड उस देश का नाम उरुग्वे, पॉपुलेशन 30 लाख से भी कम। वो लोग एक बड़ा सा स्टेडियम बनाना शुरू कर देते हैं, एस्टाडियो सेंटेनारियो। स्टेडियम के नाम में ही इतिहास छुपा हुआ था। ये उरुग्वे की आजादी के 100 साल पूरे होने का एक सेलिब्रेशन था। ये स्टेडियम ओपन होने वाला था अप्रैल में, और इसी वजह से सभी लोग दिन रात मेहनत करते रहे, बट नेचर साथ नहीं दिया। बहुत जोर से बारिश आती है और जमीन पूरी तरीके से भीग जाती है, एंड उस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन खत्म होता है टूर्नामेंट शुरू होने के 5 दिन बाद। अटलांटिक पार करके बस 4 देश ही यहाँ पे आया था, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया एंड यूगोस्लोविया। ज्यादातर ताकतवर कंट्रीज ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंग्लैंड तब भी फीफा का मेंबर नहीं बना था। जर्मनी, इटली, स्पेन कोई भी नहीं आता है। एक्सक्यूज यही था कि रास्ता बहुत दूर है, बट असली रीजन था उन लोगों का अहंकार। जो आए थे उनका ये टूर भी था एक एडवेंचर। वो एसएस कांटेवर्डे नाम के एक जहाज पर सवार होके निकले थे। लगभग 2 हफ्ते का एक लंबा जर्नी। जहाज के डेक के ऊपर एक छोटी सी जगह पे वो लोग प्रैक्टिस करते थे। चारों ओर बस नमकीन हवा। फ्रांस टीम के गोलकीपर एलेक्सी थेपो एक लेटर लिखते हैं अपने घर के लिए। माँ, हम हर रोज अटलांटिक के पानी में 1 फुटबॉल खो देते हैं। अभी तक कुल 3 फुटबॉल खो चुका है। हमारे कैप्टन ने ये कहा है कि हम अगर 4 फुटबॉल खो देते हैं तो हम मैच ही नहीं खेल पाएंगे। उसी रात अटलांटिक के एकदम बीच में उनका ही एक प्लेयर का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, एंड उल्टी करते करते वो ये कहते हैं कि हमारा राजा अगर हमें फोर्स नहीं करता तो मैं कभी भी नहीं आता। जी हाँ, रोमानियन किंग कैरल II वो खुद टीम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तभी समझ गए थे कि फुटबॉल बस एक स्पोर्ट नहीं है, दिस इज प्रेस्टीज लार्जर देन लाइफ एंड ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और इसके बाद ही एक नया इतिहास लिखा जाता है। पहला गोल करते हैं 22 साल का एक यंग फ्रेंच प्लेयर लुसियन लॉरेंट, जो कि एक मैकेनिक थे। मैक्सिको के अगेंस्ट मैच के 19 मिनट पे वो ये इतिहास रचते हैं। मरने से कुछ ही साल पहले वो ये कहते हैं कि हम में से किसी को भी ये पता नहीं था कि हम एक इतिहास रचने वाले हैं। सब लोग यही सोच रहे थे कि ये बस बाकी मैचेस की तरह एक और मैच है। इतिहास कुछ ऐसा ही होता है, जब घटना घटता है तब लोगों की आंखों में ये एक आम चीज होता है,
लेकिन बाद में यही चीज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। एंड में आके सभी रास्ते एक जगह पे आके मिल जाता है। उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, 2 कंट्रीज 1 रिवर, रियो डे ला प्लाटा, और दोनों साइड से ही अलग अलग एक्साइटमेंट। मैच से एक रात पहले बुएनोस आयरिस की सड़कों पे प्रोटेस्ट होने लगा। किस बॉल से मैच होगा, इस टॉपिक को लेकर लोग आपस में लड़ते रहे। एट द एंड ये डिसाइड किया जाता है कि फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना का जो फुटबॉल था उससे मैच होगा एंड सेकेंड हाफ में उरुग्वे का जो फुटबॉल था उससे मैच होगा। फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना 2-1 से लीड करता है एंड सेकेंड हाफ में जैसे ही बॉल बदल जाता है ठीक वैसे ही मानो लग भी बदल जाता है। उरुग्वे एक के बाद एक लगातार गोल स्कोर करके 4-2 से ये मैच जीत जाता है। पूरा स्टेडियम शॉक हो जाता है। लिखा जाता है एक नया इतिहास। उरुग्वे कोई शाही टीम नहीं थी। जहाज और समुंदर की आवाजों के बीच वो लोग बड़े हुए थे। कसाई खानों में काम करते थे जिनके हाथों में था शक्ति और पैरों में था गति। मैच खत्म होने के बाद छुट्टी की दिन घोषित किया जाता है और उसी दिन बुएनोस आयरिस में जिस घर के अंदर उरुग्वे के प्लेयर्स रहते थे वहाँ पे पत्थर फेंक के खिड़की के कांच तोड़ दिया जाता है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप था उसको तोड़ देता है। हालत ऐसा हो गया था कि लगातार 3 दिनों तक 2 पड़ोसी एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहा था और ये सब कुछ होता है बस एक बॉल के कारण। अर्जेंटीनियन राइटर होर्हे लुई बोर्हेस, जो कि फुटबॉल देखना पसंद नहीं करते थे, वो ये कहते हैं कि फुटबॉल इज पॉपुलर बिकॉज स्टूपिडिटी इज पॉपुलर। बट गैलियानो बोर्हेस को रिप्लाई देते हैं उनके सॉकर इन सन एंड शैडो बुक में। जो लोग ये कहते हैं कि फुटबॉल बस एक स्पोर्ट है, इसके साथ कोई भी इमोशन कनेक्टेड नहीं है, वो लोग इंसान को बस हेट करना जानते हैं। हो सकता है कि वो लोग अच्छा आदमी है बट वो लोग बस इंसान को हेट करना ही जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने स्पोर्ट्स और इंसानों से हेट करना सीख लिया क्योंकि फुटबॉल लाइफ का एक बड़ा सा पार्ट है और हर एक आदमी के इमोशंस के साथ ये डीपली कनेक्टेड है। फुटबॉल तभी समझा दिया था कि मुझे इम्पोर्टेंस दो। 1934, 4 साल बाद इटली उस वक्त सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि एक आइडियोलॉजी का प्रतीक बन गया था। तब मुसोलिनी पावर में थे। लगभग 12 साल हो गया था। कहा जाता है कि मुसोलिनी फीफा को रिश्वत देके होस्टिंग राइट्स हासिल किए थे। इस बात का कोई भी सबूत नहीं है लेकिन कोई इसे पूरी तरह से झूठा भी साबित नहीं कर सकता। मुसोलिनी ये चीज समझ लेते हैं कि स्टेडियम एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पे कोई भी भगवान नहीं होता और इस सिंहासन में वो अपने आप को एज अ गॉड इजीली बैठा सकते हैं, जो कि बाद में हिटलर और स्टालिन भी सेम काम करते हैं। मुसोलिनी स्टेडियम बनाते हैं और इसके साथ ही अपना तस्वीर भी बनाते हैं एंड रोम के अंदर हर एक दीवारों पे अपना पोस्टर लगा देते हैं। खुद का प्रेजेंस चारों ओर फैल जाता है। स्टूडियो नेशनल पीएनएफ की गैलरी पे सिर्फ ऑडियंस ही नहीं थे बल्कि हर कोने पे सख्त निगरानी भी थी एंड पोस्टर के पीछे लिखा हुआ था फुटबॉल इज द प्रूविंग ग्राउंड ऑफ इटालियन मैनहुड। मतलब आप अगर एक मर्द हो तो फुटबॉल खेल के आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। और उस टीम का कोच थे विटोरियो पोज़्ज़ो। कई लोग ये कहते थे कि ही वाज अ स्किल्ड ऑर्गेनाइजर और कुछ लोगों का ये मानना था कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। बट उस वक्त पॉलिटिक्स से दूर रहना क्या पॉसिबल था? पोज़्ज़ो अपने टीम में अर्जेंटीना से आए हुए 3 प्लेयर्स को लेते हैं, नाम मोंटी, ओर्सी एंड गुआइटा। वो तीनों ही इटालियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। मुसोलिनी का नया रूल, आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी इटालियन ब्लड रहता है तो आप इटली के लिए खेल सकते हैं। लुइस मोंटी 1930 में अर्जेंटीना के लिए फाइनल में खेले थे, हार गए थे उस दिन। 1934 में फाइनल खेलते हैं इटली के लिए एंड उस दिन वो जीत जाते हैं। एक ही आदमी, अलग जर्सीज एंड अलग रिजल्ट्स। फुटबॉल में एक कंट्री, देश कितना ज्यादा मैटर करता है, ये सवाल तभी पैदा हुआ था। इटालियन फिल्म मेकर पियर पाओलो पासोलिनी, जो खुद एक फुटबॉल के दीवाने थे, वो ये कहते हैं कि फुटबॉल फैसिज्म के बाद इटली का आखिरी धर्म है, लेकिन फैसिज्म मौत की बात करता है और फुटबॉल जिंदगी की, और इसीलिए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। बट
1934 में ये दोनों एक साथ ही था। सेमीफाइनल से एक रात पहले इटली का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होना था और उस मैच से एक शाम पहले स्वीडिश रेफरी इवान एकलिंड को मुसोलिनी के साथ बैठकर गुफ्तगू करते हुए दिखाई देता है। अगले ही दिन इवान एकलिंड रेफरिंग करते हैं और इटली वो मैच 1-0 से जीत जाता है। ऑस्ट्रिया का 2 क्लियर गोल्स कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल किया गया था ये चीज आज भी कोई क्लियरली नहीं बोल सकता है। मैच खत्म होने के बाद एकलिंड वापस से मुसोलिनी के पास जाते हैं एंड हैंड शेक करते हैं। वो हंसते हैं और इतिहास में ये हंसी रह जाता है। फाइनल 10 जून 1934 स्टाडियो नेज़ियोनेल डेल पीएनएफ रोम, इटली वर्सेस चेकोस्लोवाकिया। मैच शुरू होने से पहले मुसोलिनी अपने टीम को एक टेलीग्राम सेंड करते हैं, जस्ट 2 वर्ड्स, विंसेरे ओ मोरिरे, या तो जीत के आना या फिर मर जाना। 70 मिनट्स तक चेकोस्लोवाकिया 1-0 से लीड कर रहा था। 81 मिनट पे गोल करते हैं ओर्सी, वही प्लेयर जिनको अर्जेंटीना से लाया गया था। मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम पे। 95 मिनट अंजेलो सैवियो एक और गोल करते हैं। इटली जीत जाता है 2-1 से। मुसोलिनी खड़ा होके ताली बजाते हैं, पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, सभी लोग एक साथ ताली बजाने लगते हैं। अगले ही दिन हर एक न्यूज़पेपर में बस एक ही लाइन, इटली जीत गया है, फैसिस्ट इटली जीत गया है। ये बात गलत भी नहीं था। उस वक्त इटली मतलब फैसिज्म, फैसिज्म मतलब इटली। 1938 4 साल बाद मैदान अब फ्रांस का। स्पेनिश सिविल वॉर के साथ साथ यूरोप भी जल रहा है, शहर टूट रहा है और इसके साथ ही इंसान भी एक दूसरे से अलग हो रहा है। और वर्ल्ड कप शुरू होने से बस कुछ ही महीने पहले मार्च 1938 एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया कैप्चर कर लेते हैं। इतिहास में इस इंसिडेंट का नाम है एनसुलुस। पहले तो ऑस्ट्रिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता है, लेकिन बाद में ये दिखाई देता है कि ऑस्ट्रिया नाम से कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मैप से ही हट जाता है। ऑस्ट्रिया के हर एक प्लेयर्स को जोर जबरदस्ती जर्मनी की जर्सी पहनाया जाता है, बस एक प्लेयर को छोड़ के, जिनका नाम मटियास सिंडेलर। उन्हें बोला जाता था द पेपरमैन क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड थे, बट उनका असली नाम था द मोज़ार्ट ऑफ फुटबॉल। वियना के मशहूर राइटर फ्रेडरिक टॉरबर्ग उनके लिए ये लिखते हैं कि सिंडेलर जैसे फुटबॉल खेलते हैं, काफ्का ठीक वैसे ही स्टोरी लिखते हैं। सिंडेलर जर्मनी टीम की जर्सी पहनने से इनकार कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे पैर में दर्द है, जर्मनी के लिए मैं नहीं खेल सकता। ये जो एक झूठ था, ये बात सबको पता था। जनवरी 1939 वियना की एक फ्लैट के अंदर सिंडेलर और उनकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी पाया जाता है। घर के अंदर जो हीटर था वो खराब हो जाता है और वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगता है और इसी रीजन की वजह से उनका डेथ हो जाता है। न्यूज़पेपर में इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बोला गया था, बट बिलीव मी, किसी ने भी इसको यकीन नहीं किया था। उनकी आखिरी यात्रा में लगभग 15,000 लोग उनके साथ चले थे और वो भी एक ऐसी शहर में जो कि नाजी के कब्जे में था। सभी लोग एक फुटबॉलर के कॉफिन के पीछे चल रहे थे। कोई स्लोगन नहीं, कोई भी माइक्रोफोन नहीं, बस हाथों में फूल और आंखों में पानी। द मोज़ार्ट ऑफ फुटबॉल की डेथ फुटबॉल के इतिहास की सबसे बड़ी अधूरी कहानियों और अफसोस में से एक मानी जाती है। नाउ वापस से वर्ल्ड कप में आते हैं। होस्टिंग कंट्री फ्रांस, इटली वापस से आता है, बट इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आता है। पहला मैच मार्सी के मैदान में, ओपोनेंट फ्रांस। नॉर्मली इटली के प्लेयर्स ब्लू कलर की जर्सी पहन के खेलते थे, बट उस दिन वो लोग ब्लैक कलर की जर्सी पहन के खेलने उतरे थे क्योंकि ब्लैक इज द कलर ऑफ फैसिस्ट। इमीडिएटली पूरा गैलरी सीटी बजाने लगा, गाली गलौज करने लगा। इटली के प्लेयर्स मैदान में खड़ा होके फैसिस्ट सैल्यूट करते हैं। इसके साथ ही स्टेडियम का शोर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी वक्त कोच विक्टोरियो पोज़्ज़ो ये कहते हैं कि तब तक हाथ नीचे नहीं करना जब तक पूरा स्टेडियम चुप नहीं होता। सभी प्लेयर्स खड़े रहते हैं, हाथ हवा में, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, एक अजीब सी खामोशी। एट द एंड पूरा स्टेडियम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है और प्लेयर्स भी अपने हाथ नीचे करते हैं। पोज़्ज़ो ये कहते हैं कि मैंने उन सभी को ये समझाया था कि आज अगर तुमने अपना सिर झुका दिया तो जिंदगी भर के लिए तुम लोगों को अपना सिर झुका के ही चलना पड़ेगा। फाइनल में इटली 4-2 से हंगरी के अगेंस्ट जीत जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस विन, मैच खत्म होने के बाद हंगरी के गोलकीपर अंतल साबो एक ऐसी बात कहते हैं जो आज तक पूरी दुनिया याद रखती है। वो ये कहते हैं कि मैच हारने के बाद इतना ज्यादा खुश मैंने पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हारने के बाद मैंने 11
11 लोगों की जान बचाया। इटालियन प्लेयर्स को मैच शुरू होने से पहले वापस से एक टेलीग्राम भेजा गया था जहाँ पे लिखा था वेंसेरे ओ मोरिरे, जीत के आना या फिर मर जाना। 2 वर्ल्ड कप्स मुसोलिनी दोनों ही जीत जाते हैं और फिर 7 साल बाद 1945 में जब जंग अपने आखिरी दौर में थी, मुसोलिनी की लाश मिलान की एक पेट्रोल पंप के सामने उल्टा करके लटका दी गई थी। सिर नीचे था और गुस्से से भरी भीड़ की लातों और पिटाई ने उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल दिया था। और उस ट्रॉफी को लगभग 6.5 साल तक एक बैंक मैनेजर ऑटोरिनो बारस्सी अपने बेड के नीचे एक बॉक्स के अंदर छुपा के रखते हैं। एक जूते का बॉक्स के अंदर फैसिज्म का सबसे बड़ा ट्रॉफी। 4 साल बाद 1942 वर्ल्ड कप होने वाला था बट नहीं हुआ। अगेन 4 साल बाद 1946 वर्ल्ड कप होने वाला था बट अगेन नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया तब एक अलग खेल में बिजी था। 6 करोड़ लोग मर जाएंगे उस खेल में। जल जाएगा हिरोशिमा, जल जाएगा नागासाकी। इसी खामोशी के बीच खड़ा था एक आदमी, एल्बर्ट कामुस। फिलोसोफर होने से पहले वो थे रेसिंग यूनिवर्सिटी और डीएलजर का एक गोलकीपर। टीबीसी उनको मैदान से दूर कर देता है बट मैदान उनको कभी जाने ही नहीं दिया। कामुस लिखते हैं कि ऑल दैट आई नो मोस्टली श्योरली अबाउट मोरालिटी एंड ऑब्लिगेशन आई ओ टू फुटबॉल। बचपन में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि जिंदगी कभी भी सबके साथ बराबर नहीं होता बट फुटबॉल ग्राउंड पे हर कोई बराबर होता है। बट जंग उस इक्वलिटी को भी छीन लेता है। जितने सारे फुटबॉल के स्टेडियम था वो रातों रात वेपन रखने का स्टोर हाउस बन जाता है और गोल पोस्ट की जगह बैठता है एंटी एयरक्राफ्ट गन। लंदन की आर्सेनल स्टेडियम जहाँ पे हजारों लोग बस एक गोल देखने के लिए चिल्लाते थे, वो बन जाता है एक ब्लड डोनेशन कैंप। बर्लिन की ओलंपिक स्टेडियम बन जाता है रशियन सोल्जर्स की कैंप। कीव में एक मैच बहुत ही फेमस है, द मैच ऑफ डेथ। नाजी कब्जा करने वाले फौज के खिलाफ यूक्रेनियन मजदूरों ने ये मैच खेला था। यूक्रेनियंस ये मैच जीत जाते हैं। जीतने के बाद उन लोगों को वापस कभी दिखाई नहीं दिया। मैच जीतने से ही आपकी जिंदगी बच जाएगा, ऐसा प्रॉमिस फुटबॉल कभी नहीं किया। 1950 अगेन वर्ल्ड कप में लौट के आते हैं। होस्टिंग कंट्री ब्राजील। बोला जाता है कि तब लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ट्रॉफी में पहले से ही ब्राजील की नाम लिखने की बात हुई थी। वो लोग बनाते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा स्टेडियम मराकाना। उस टाइम पे इस स्टेडियम का कैपेसिटी था 2 लाख से भी ज्यादा। आज भी इससे बड़ा कोई भी स्टेडियम नहीं है। पेपर रेडियो सड़कों पे बस एक ही स्टोरी। न्यूज़पेपर ओ मुंडो जिस दिन मैच होने वाला था उसी दिन सुबह ये पब्लिश कर देता है कि ब्राजील इज द वर्ल्ड चैंपियन। गाना भी बनाया जाता है ब्राजील ओस वेंसेडोर्स। शहर के जो मेयर थे वो पहले ही बोल देते हैं कि आप लोग कल जो चैंपियन होने वाले हैं उसके लिए पहले से ही बहुत सारी बधाई। ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट सबको पता था, बस फॉर्मेलिटीज के चलते मैच का इंतजार था। ओपोनेंट उरुग्वे, वही छोटा सा कंट्री जो 1930 में चैंपियन बना था। ब्राजील का नीड था बस एक ड्रॉ, बट उरुग्वे वो चाहते थे एक मिराकल विन। जिस दिन मैच होने वाला था उससे एक दिन पहले रात में उरुग्वे के जो कप्तान थे वो उनके बाकी प्लेयर्स को ये कहते हैं कि कोई भी कल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। उन लोगों ने न्यूज़पेपर में हम सबको खत्म कर दिया है। कल मैदान में हम 11 लोग रहेंगे और वो भी 11 ही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 16 जुलाई 1950 दोपहर 3 मराकाना स्टेडियम पूरी तरीके से भर चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 1,99,854 लोग आए थे, बट इन रियलिटी वो नंबर 2 लाख से भी ज्यादा था। बहुत सारे लोग दरवाजा तोड़ के भी अंदर आए थे। 47 मिनट पे वही 2 लाख लोग देखते हैं ब्राजील का पहला गोल बाय फ्रियासा। मराकाना कांप जाता है। जरूरत था बस एक ड्रॉ का, बट टीम जीत रहा था। बट 66 मिनट पे उरुग्वे के प्लेयर सियाफिनो एक गोल कर देते हैं। पूरा स्टेडियम चुप हो जाता है। बट अभी तक तो ब्राजील ही चैंपियन है। 1-1 ड्रॉ तो एनफ है, तो फिर इतना टेंशन क्यों? अल्सिदेस गिज्जा राइट विंग फ्रॉम उरुग्वे, पैर में बॉल आते ही बॉल के साथ वो अंदर घुस जाते हैं। ब्राजीलियन गोलकीपर मोआसिर बरबूजा सोचते हैं कि शायद वो क्रॉस खेलेंगे और इसी वजह से वो थोड़ा सा राइट में हट जाते हैं। बट गिज्जा क्रॉस खेलने के बदले गोल पोस्ट में एक डायरेक्ट शॉट लेते हैं एंड गोल। पूरे स्टेडियम में 2 लाख से भी ज्यादा लोग थे, बट पिन ड्रॉप साइलेंट, इतना शांत कि मानो हार्ट बीट की आवाज भी सुनाई देगा। बाद में गिज्जा एक लाइन कहते हैं जो कि
फुटबॉल के इतिहास से इरेज करना लगभग इम्पॉसिबल है। वो ये कहते हैं कि माराकाना को बस 3 लोगों ने ही शांत करवाया है, फ्रैंक सिनात्रा, पोप एंड मी। उरुग्वे चैंपियन फीफा प्रेसिडेंट जूलियस रिमेट ट्रॉफी को पकड़ के खड़े थे। प्लान ये था कि ब्राजील को ट्रॉफी दिया जाएगा, बट वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। फ्रेंच में वो 2-4 लाइनें कहते हैं, बट तब तक सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने धीरे से उस ट्रॉफी को उरुग्वे के एक अधिकारी के हाथों में सौंप दिया। इस मैच का एक नाम है माराकानाजो, हिंदी में माराकाना का जख्म। उस दिन माराकाना में बहुत सारे लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से, कुछ लोग गैलरी से कूद के भी। इनफैक्ट ब्राजील के बहुत सारे शहरों से सुसाइड करने की न्यूज आ रहा था। छत से कूद के अपने आप को गोली मार के ट्रेन के सामने खड़ा होके न्यूज़पेपर में ये लिखा जाता है कि ये देश एक युद्ध में हार गया है। ब्राजीलियन राइटर नेल्सन रॉड्रिगोस ये लिखते हैं कि हर एक कंट्री का एक नेशनल कैटास्ट्रोफी रहता है। किसी के लिए वो है हिरोशिमा और हमारे लिए वो है माराकानाजो। बट इस स्टोरी का सबसे हार्ड चैप्टर एक इंसान को लेकर ही है, बरबोजा, मोआसिर बरबोजा। टीम का गोलकीपर स्किन टोन था ब्लैक और वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उम्र था बस 29 साल। बस एक गोल जिसे वो सेव नहीं कर पाए और वो गोल उनके पूरे जिंदगी को बदल के रख देता है। अगले ही दिन से वो टीम के लिए एक अनलकी प्लेयर बन जाते हैं। ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन उन्हें दोबारा कभी अपने नेशनल टीम में बुलाया ही नहीं। 1963 वो अपने घर के गार्डन में कुछ जला रहे थे और वो था माराकाना का पुराना गोल पोस्ट। फेडरेशन उसे फेंक देना चाहते थे, बट वो उसको खरीद के ले आते हैं जलाने के लिए। बट स्टिल लक चेंज नहीं होता है। 1993 वो अपने नेशनल टीम के कैंप में जाते हैं ग्रीटिंग्स देने के लिए। उनको अंदर घुसने नहीं दिया, बोला गया कि आप अपशगुन हो। इसके बाद बरबोजा ने जो लाइन कहा वो फुटबॉल की हिस्ट्री से इरेज करना लगभग इम्पॉसिबल है। उन्होंने ये कहा कि ब्राजील में किसी भी अपराध की सबसे बड़ी सजा 30 साल की है, बट मैं पिछले 50 साल से ये सजा भुगत रहा हूँ, एक ऐसा अपराध जो मैंने नहीं किया था। सन 2000 में साओ पाउलो की एक छोटी सी फ्लैट के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, बहुत ही गरीबी में। मरने से पहले वो ये कहते हैं कि मैं रोते रोते पागल हो चुका हूँ। ब्राजील किसको माफ नहीं कर पाया, खुद को। 1954 4 साल बाद नाउ कप लेगा हंगरी। उनको बोला जाता था मैजिकल मैगियर्स। इस टीम के अंदर था एक अलग लेवल का रिदम, एक अलग लेवल का साइंस। उनका कप्तान पुस्कास, उनका लेफ्ट लेग था लाइक अ म्यूजिक। हर एक शॉट, हर एक गोल, हर एक पास बिल्कुल परफेक्ट था। 4 सालों में एक भी मैच नहीं हारे थे। 32 मैचों में से 32 मैच ही जीत चुके थे। 1953 में वेम्बली में जाके इंग्लैंड को 6-3 से अपने ही घर में हरा के आते हैं। इंग्लैंड 90 साल तक अपने घर के मैदान में किसी भी फॉरेन टीम से नहीं हारा था। उनका ये प्राइड 11 हंगेरियन ने बस 90 मिनट के अंदर चकनाचूर कर देता है और उसको बोला जाता है द मैच ऑफ द सेंचुरी। व्हाटएवर, नाउ फाइनल मैच होता है। वेन्यू स्विट्जरलैंड की बर्न स्टेडियम, ओपोनेंट वेस्ट जर्मनी। ये देश टूट चुका था, थक चुका था, सब कुछ शुरू से शुरू हो रहा था। एंड एट द अदर हैंड हंगरी, जो कि अनडिफिटेड था। हंगरी बस 8 मिनट के अंदर 2-0 से लीड कर रहा था। बट इस मैदान का ये स्क्रिप्ट लिखते हैं भगवान। फुटबॉल की हिस्ट्री में ये द मिरेकल ऑफ बर्न की नाम से फेमस है। वेस्ट जर्मनी धीरे धीरे मैच के अंदर कमबैक कर रहा था। पहले एक गोल, उसके बाद वापस से एक गोल, स्कोर लाइन 2-2 एंड आखिरी वक्त पे एक और गोल, स्कोर लाइन 3-2। जर्मन राइटर फ्रेडरिक क्रिस्टियन लुइस ये लिखते हैं कि 1954 का वो शाम था वेस्ट जर्मनी के लिए असली बर्थडे। युद्ध में हारने वाला एक देश उस दिन ये समझ जाते हैं कि वो लोग अपना सिर ऊंचा करके वापस खड़ा हो सकते हैं, सिर्फ 19 मिनट देकर। बट एक छोटा सा रिचुअल था। जर्मन टीम का डॉक्टर फ्रांस लोगेस मैच शुरू होने से पहले प्लेयर्स को एक इंजेक्शन देते थे। कहते हैं कि ये है विटामिन सी, लेकिन बाद में हिस्ट्री कुछ और ही कहता है। उस इंजेक्शन में क्या था, इस टॉपिक को लेकर सालों तक बहुत सारा चर्चा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो था परविटीन, जो कि युद्ध के दौरान नाजी सोल्जर्स को दिया जाता था। थकान कम हो जाता है, डर कम हो जाता है एंड टेम्पोररी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है।
मैच खत्म होने के बाद जर्मन टीम का कुछ प्लेयर्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बट इससे क्या, टीम को तो जीत मिल चुकी है। स्कोरबोर्ड 3-2। इतिहास में लिखा गया था द मिरेकल ऑफ बर्न। 1990 के बाद कई साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने 1954 का द मिरेकल ऑफ बर्न को लेकर दोबारा रिसर्च करना शुरू किया। खासकर जर्मन रिसर्चर्स ने पुरानी मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्लेयर्स के इंटरव्यू एंड डॉक्टर्स के हैंड रिटन नोट्स को डिटेल में एनालाइज किया। एट द अदर हैंड हंगरी के प्लेयर्स जब अपने देश में जाते हैं तब ये देखते हैं कि सारे लोग रास्ते में उतर आए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बल्कि गुस्से में। एक टीम जो कि पिछले 4 सालों में एक भी मैच नहीं हारा था, वो टीम एक मैच हार चुका है और वो हार माफ करने लायक नहीं है। फुटबॉल कभी कभी प्यार को बहुत जल्द नफरत में बदल देता है। 2 साल बाद 1956 सोवियत टैंक इंटर करता है हंगरी में। द हंगरियन रेवोल्यूशन, 10,000 लोग मर जाते हैं। हंगरी का ये फुटबॉल टीम चारों ओर फैल जाता है। पुस्कस चले जाते हैं स्पेन में, मैड्रिड, रियल मैड्रिड। फॉरेन जर्सी में वापस से एक लेजेंड बन जाते हैं, बट अपने खुद के कंट्री का जर्सी वापस से कभी नहीं पहनते हैं। जो देश उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था वो देश वापस से कभी उनके पास पहुंचा ही नहीं। 1958 स्वीडन, वहां पे एक 17 साल का ब्राजीलियन प्लेयर आके खड़ा होता है। नाम एडसन एरेंटेस डो नासिमेंटो, बट द होल वर्ल्ड जिस नाम से उन्हें जानते हैं वो है पेले। ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन उन्हें टीम में लेने से मना कर रहा था। कोच ये कहते हैं कि वो अभी भी बहुत छोटा है, अभी भी वो बिस्तर पे टॉयलेट करता है, अब क्या किया जाए। बट पेले अपने कोच से ये कहते हैं कि मुझे टीम में लीजिए, मैं अपने पापा के लिए खेलूंगा। उनके फादर का नाम था डुंडिन्हो, एक फेल्ड फुटबॉलर। उनका पहला इंटरनेशनल मैच में ही घुटना टूट जाता है। पेले जब 9 साल के थे तब वो रेडियो में अपने पापा के साथ 1950 का माराकाना जो सुन रहे थे। पापा बहुत ज्यादा रो रहे थे। छोटा सा पेले तब पापा से ये कहते हैं कि पापा आप रोना बंद कीजिए, मैं आपके लिए वर्ल्ड कप ले आऊंगा। एंड 8 साल बाद वो अपना प्रॉमिस रखते हैं एंड फाइनल में स्वीडन के खिलाफ 2 गोल स्कोर करते हैं। गैलरी में जितने भी स्वीडिश फैंस थे वो सब खड़ा होके ताली बजाते हैं, अपने ही टीम के अगेंस्ट जाके ताली बजाते हैं, क्योंकि कुछ मोमेंट्स इतना ज्यादा खूबसूरत होता है जिसके बीच कोई भी कंट्री या फिर देश नहीं आ सकता है। 1962 वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 साल पहले 1960 चिली के अंदर वाल्डिविया में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक दिखाई देता है। 9.5 वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थक्वेक। हजारों लोग मर जाते हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वर्ल्ड मैप से ये कंट्री लगभग इरेज हो जाता है। फीफा ये सोचता है कि वर्ल्ड कप वहाँ से हटा के किसी और जगह पे होस्ट किया जा सकता है। चिली फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट कार्लोस डिब्बोन रूम में जाते हैं और फीफा के सामने खड़े होके वो ये कहते हैं कि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब हमारे पास सब कुछ है, हमें वर्ल्ड कप चाहिए। लेकिन डिब्बोन ये प्रॉमिस नहीं रख पाते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाता है। बस 37 साल की उम्र में ही चिली के एक स्टेडियम का नाम उनके ही नाम से रखा जाता है, एस्टेडियो कार्लोस डिब्बोन। वहाँ पे एक फुटबॉल मैच होता है, ब्राजील चैंपियन। पेले अपने सेकेंड मैच में ही इंजर्ड हो जाते हैं, बाकी मैच वो नहीं खेलते हैं। बट गरिंचा रहते हैं जिनका राइट लेग लेफ्ट लेग से 6 सेंटीमीटर छोटा था, स्पाइन बहुत ही ज्यादा कर्व था। डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि ये लड़का कभी अच्छे से चल भी नहीं पाएगा। एंड सच में वो नहीं चल पाते हैं, वो दौड़ते हैं, ड्रिबलिंग करते हैं। गलियानो उनके लिए ये लिखते हैं कि मैदान के अंदर एंड मैदान के बाहर उनका कोई भी एनिमी नहीं है। बट जब वो मैदान में खेलते थे तब पूरा ग्राउंड एक सर्कस बन जाता था, फुटबॉल बन जाता था उनके लिए एक पालतू जानवर। बट ये गेम उन्हें छोड़ देता है। तब गरिंचा के पास कुछ भी नहीं था सिवाय अल्कोहल। एट द एज ऑफ 49 गरिंचा की डेथ हो जाता है लिवर सिरोसिस के चलते। उनके ग्रेव में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो आदमी लेटे हुए हैं जो हर एक आदमी को खुशी देते थे, आनंद देते थे। मरने के बाद भी वो अकेले, कोई एक फूल तक नहीं देते हैं। 1966 इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेलने के लिए आता है नॉर्थ कोरिया, एशिया का एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम सबसे पहले न्यूज़पेपर में आता है जब वो इटली को हराता है। नॉर्थ कोरिया 1 इटली 0। इंग्लैंड की उस ग्राउंड पे ऑडियंस पहले कम्युनिज्म के कारण बहुत ज्यादा बू करता है, लेकिन बाद में वही ऑडियंस ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाता है। क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया पुर्तगाल
के अगेंस्ट 3-0 से लीड करता है बस 24 मिनट के अंदर। बट इसके बाद यूसेबियो द मैजिशियन जाग जाते हैं एंड लगातार 4 गोल स्कोर करते हैं एंड पोर्तुगल ये मैच जीत जाता है 5-3 से। नॉर्थ कोरिया वापस से लौट जाता है एंड किम इल सन सभी को ग्रीटिंग्स करते हैं, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए। एंड इसके बाद स्टोरी बिल्कुल बदल जाता है। बोला जाता है कि उस रात में कुछ प्लेयर्स बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं एंड लड़कियों के साथ मीट करने के लिए चले जाते हैं। बाद में उनमें से कुछ प्लेयर्स को एज अ पनिशमेंट माइनिंग के काम में भेज दिया जाता है और कुछ प्लेयर्स के नाम तो न्यूज़पेपर में आता ही नहीं है। आफ्टर 44 इयर्स एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री मेकर उन प्लेयर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। कुछ प्लेयर्स को पाया जाता है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था और बहुत ज्यादा शांत भी हो चुके थे। वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। एक बार नहीं 3 बार कहते हैं। डिक्टेटर्स एक चीज कभी पसंद नहीं करते हैं कि उनके सामने कोई और, चाहे उनके अपने ही लोग क्यों ना हो, उनसे बड़ा बन जाए। और भी बहुत सारा स्टोरीज है 1966 को लेकर, जिसका शुरुआत ही होता है चोरी से। वर्ल्ड कप शुरू होने से 4 महीने पहले जुएल्स रिमेट की ट्रॉफी चोरी हो जाता है लंदन की एक म्यूजियम से। पुलिस बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है एंड सरकार बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। एक कंट्री का सम्मान लगभग खत्म हो चुका था। 7 दिन बाद साउथ लंदन की एक पार्क में एक आदमी अपने पालतू कुत्ते को लेकर चल रहे थे। उस कुत्ते का नाम था पिकल्स एंड उसके नजर में आता है वो ट्रॉफी। पिकल्स एक दिन में ही नेशंस हीरो बन जाता है। न्यूज़पेपर, टीवी, आर्टिकल्स, हर जगह पे पिकल्स। अगले ही साल गले में चेन उलझ जाने के कारण पिकल्स मर जाता है। जियोफ हर्स्ट हैट्रिक स्कोर करते हैं एंड इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। आज भी इंसान जियोफ हर्स्ट को याद करते हैं बट पिकल्स को नहीं। 1970 फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप कलर टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था एंड पेले का ये था 3rd वर्ल्ड कप। फाइनल में कार्लोस एल्बर्टो का वो गोल जिसे वर्ल्ड कप हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल बोला जाता है। बट मुद्दा वो नहीं था। एक्चुअली इस वर्ल्ड कप के शैडो में छुपा हुआ था एक वार, एक युद्ध। वर्ल्ड कप से 1 साल पहले 1969 में होंडुरास एंड एल साल्वाडोर का मैच होता है क्वालिफिकेशन राउंड में। पहला मैच होंडुरास में और उसी रात एक लड़की एमेलिया बोलानोस वो अपने टीम का हार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एंड सुसाइड कर लेते हैं और ये घटना न्यूज़पेपर के थ्रू चारों ओर फैल जाता है। सेकेंड मैच में होंडुरास के प्लेयर्स जब नेशनल एंथम गा रहे थे तब एल साल्वाडोर के जितने भी फैंस थे वो उनके फ्लैग्स को जला देते हैं। शुरू होता है एक वार। दोनों कंट्रीज के बीच लगातार 100 दिनों तक ये वार कंटिन्यूअसली चलता रहता है। साथ में 3000 लोग मर जाते हैं। पुलिस जर्नलिस्ट रिचर्ड कापुसनिस्की जो उस वार के ऊपर एक पूरा किताब लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि फुटबॉल कोई रीजन नहीं था, फुटबॉल तो बस एक मीडियम था। असली वजह 2 गरीब देशों के बीच जमीन, खाने की कमी और लोगों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर था। बट ये सारे रीजंस इतना ज्यादा पुराना और अनक्लियर था कि लोग इसके लिए मरना नहीं चाहते थे। 1974 हॉलैंड फुटबॉल में एक नया टैक्टिकल सिस्टम इन्वेंट करता है जिसका नाम था टोटल फुटबॉल। किसी भी प्लेयर का कोई भी पार्टिकुलर पोजीशन नहीं है एंड उनका कप्तान हेनरिक जोहानेस क्रूइफ। हेनरिक जोहानेस बस खेलते नहीं थे, वो फुटबॉल को समझने की कोशिश करते थे, सोचते थे। फुटबॉल था उनके लिए एक लैंग्वेज, एक फिलोसॉफी। वो ये कहते हैं कि फुटबॉल दिमाग से खेला जाता है, पैर बस खेलने के लिए मदद करता है। फाइनल मैच में शुरुआती कुछ मिनट के अंदर ही हॉलैंड के प्लेयर गोल कर देते हैं। जर्मनी के प्लेयर्स के पास बॉल पहुंचता ही नहीं है। एवरीथिंग वाज लाइक अ स्क्रिप्ट, बट स्क्रिप्ट हर वक्त साथ नहीं देता है एंड हॉलैंड वो मैच हार जाता है। इसके बाद क्रूइफ कहते हैं कि ट्रॉफी जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने कैसे खेला था। 1978 अर्जेंटीना डिक्टेटर राफेल विडेला पावर में आते हैं। उनके सरकार पावर में आने के बाद लगभग 30,000 लोगों को मार देता है। स्टूडेंट, सिंगर, राइटर, चिल्ड्रन, रिपोर्टर, किसी को भी नहीं छोड़ा था। बट कहाँ गए वो लोग? अर्जेंटीनियंस इस चीज को बोलते थे लॉस डिसएपरेसिडोस, मतलब इनविजिबल पीपल। विडेला कभी नहीं चाहते थे कि इस वर्ल्ड के बारे में पूरे दुनिया को पता चल जाए। वो ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए एक मोक्ष प्राप्त करने का सेरेमनी होगा। फीफा परमिशन दे देता है। बुएनोस आयरिस के रिवर प्लेट स्टेडियम से 1100 मीटर दूर एक सफेद कलर का बिल्डिंग था, नाम एस्मा। ये था नेवी स्कूल ऑफ मैकेनिक्स, बट एक्चुअली में वो था अर्जेंटीना का सबसे बड़ा सीक्रेट जेल। लगभग 5000 लोग उस दरवाजे से अंदर घुसते हैं, बट लौट के आते हैं बस 100 लोग। बट बाकी लोगों का क्या हुआ था?
उनका आंख बांध के रखा जाता था। उनका कोई भी नाम नहीं था। नाम के बदले नंबर दिया जाता था। नंबर से बुलाया जाता था 280, 774, 856, 1002। जो लड़कियां प्रेग्नेंट होते थे उनकी डिलीवरी वही पे किया जाता था एंड बच्चे के साथ 2 दिन तक रहने की इजाजत दी जाती थी। फिर उन बच्चों को उनकी माँ से अलग करके गवर्नमेंट सपोर्टिंग फैमिलीज को एडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाता था एंड लड़कियों को रात के अंधेरे में बाहर निकाल के हेलीकॉप्टर के अंदर उठाया जाता था एंड उसके बाद आंख और हाथ पैर को बांध के अटलांटिक में फेंक दिया जाता था, जिसका नाम था वुएलोस डे ला मुerte, डेथ फ्लाइट्स। अर्जेंटीनियन राइटर ओस्वाल्डो बायर लिखते हैं कि 78 में भी हिस्ट्री का सबसे अजीब वर्ल्ड कप है। एक तरफ स्टेडियम का शोर और दूसरी तरफ बेसमेंट का शोर। दोनों के बीच की दूरी बस 1100 मीटर और एक नैतिक दुनिया। एस्मा से जो लोग बाहर निकल के आए थे उनमें से एक लोग ये कहते हैं कि जब अर्जेंटीनियन प्लेयर्स गोल स्कोर करते थे तब वहाँ का आवाज यहाँ तक सुनाई देता था। बाहर हर थर्सडे शाम को कुछ मॉम्स चलती हुई नजर आती थी। उनके सिर पर होता था सफेद स्कार्फ जो कि उनके गुमशुदा बच्चों की डायपर से बनाया गया था। उनके हाथों में था बच्चों की तस्वीरें जो बच्चे कभी लौट के नहीं आए। पुलिस भगाना चाहते थे। कोर्ट का रूल था कि किसी भी जगह पे एक साथ 2 आदमी नहीं रह सकते हैं, इसीलिए एक जगह खड़ा ना होके घूमना शुरू कर देते हैं। गोल गोल घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दुनिया की हर एक कैमरा तब गोल पोस्ट की ओर था और वो लोग ये समझ जाते हैं कि कैमरा की नजर से गायब हो जाना भी एक तरह का गुम हो जाना ही होता है। फाइनल 25 जून 1978 अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना पेरू को हराता है 6-0 से। ऐसा कहा जाता है कि अर्जेंटीना की सरकार ने पेरू की सरकार को अनाज और लोन दिया था और बदले में पेरू को 6-0 से हारना था एंड फाइनल में अर्जेंटीना 3-1 से वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। रिवर प्लेट स्टेडियम कागज के टुकड़ों से भर जाता है। विडेला के प्रेसिडेंट तब बॉक्स के अंदर थे और हंस रहे थे। केम्पेस अपने दोनों हाथों से ट्रॉफी उठाते हैं। एट द अदर हैंड 1100 मीटर दूर एस्मा पे चल रहा था कुछ और ही। उस रात एक कैदी को जेल से बाहर निकाला गया था और उसके हाथ में एक रेडियो दिया गया था और कहा गया आज खुशी की रात है, जीत की जश्न मनाओ, तुम नेशनल एंथम गाओ। वो कहते हैं कि मैं नहीं गाऊंगा। उनको मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है एंड फाइनली वो गाते हैं। बहुत दिनों बाद जब वो जेल से बाहर निकल के आते हैं तब वो ये कहते हैं कि उस रात मैंने जो नेशनल एंथम गाया था वो था मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान। मैंने खुद को कभी माफ किया ही नहीं। केम्पेस रोते रोते कहते हैं कि हम में से किसी को भी एस्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कैंप, ट्रेनिंग, मैच, मीडिया, यही था हम सबका बाउंड्री। उस साल क्रेफ वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाते हैं। लोग ये कहने लगे कि वो खेलने नहीं गए थे क्योंकि वो विडेला के खिलाफ थे, उनके विरोध करते थे। 30 साल बाद सन 2008 में क्रेफ इस राज की खुलासा करते हैं। उनको जमीन पे सुलाया गया था और उनकी वाइफ की सिर पे बंदूक था और बच्चों की हाथ और पैर को बांध के रखा गया था। वो बच गए थे लेकिन उस रात को वो कभी भूले नहीं। वो ये डिसाइड करते हैं कि फैमिली को छोड़कर उतना दूर जाके खेलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। 1982 स्पेन अभी अभी डिक्टेटरशिप से बाहर निकला था। वर्ल्ड कप उस नया डेमोक्रेसी के लिए एक ताज की तरह था एंड उसी वर्ल्ड कप में फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा शेमफुल मैच भी हुआ था जिसे बोला जाता है द डिसग्रेस ऑफ गिजोन। ग्रुप स्टेज की लास्ट मैचेस चल रहा था जिसमें से एक ग्रुप था वेस्ट जर्मनी, चिली, अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसमें से चिली एंड अल्जीरिया उनके लास्ट मैच खेल चुके थे। जिसके बाद ऑस्ट्रिया एंड अल्जीरिया टॉप 2 पे थे एंड वेस्ट जर्मनी was just 2 points behind, but वेस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया दोनों ही अल्जीरिया से गोल डिफरेंस से आगे थे। That means a 1-0 victory for Germany against Austria was good enough for them to qualify. एंड मैच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जर्मनी ने पहले 10 मिनट के अंदर ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एक गोल स्कोर कर दिया था एंड इसके बाद जो हुआ वो फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे शेमफुल मोमेंट था। दोनों ही टीम ऐसी फुटबॉल खेल रही थी जैसे जिंदगी में पहली बार फुटबॉल देखी हो। नो शॉट, नो अटैक, नो टैकल, जस्ट पासिंग बैक। गैलरी में अल्जीरियन फैंस की आंसू और जर्मन फैंस की गुस्सा, मानो फुटबॉल ने अपने आत्मा को ही खो दिया है। स्कोर लाइन 1-0। बट ये विन किसी भी कंट्री का विन नहीं था। ये एक एग्जाम्पल था कि कभी कभी रूल्स के हिसाब से जीतना भी हार के बराबर होता है। इटली चैंपियन होता है। पाओलो रोसी का गोल
वही प्लेयर जो 2 साल पहले मैच फिक्सिंग के चलते बैन हो चुके थे, जेल भी जा चुके थे। वर्ल्ड कप शुरू होने से जस्ट एक दिन पहले उनका बैन हटा था, जेल से सीधा गोल्डन बूट। वर्ल्ड कप के 4 साल पहले 1982 में इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना के बीच एक वार हुआ था, एक छोटा सा आइलैंड को लेकर, जिसका नाम था फॉकलैंड आइलैंड। इस वार में 649 अर्जेंटीनियन सोल्जर्स मर जाते हैं, जिनमें से कई सारे सोल्जर्स 18 से 19 साल के थे। 4 साल बाद क्वार्टर फाइनल, वही अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड। डिएगो माराडोना बाद में कहते हैं कि मैच शुरू होने से पहले मेरे दिमाग में था वही 18 से 19 साल के बच्चों का मुंह। 51 मिनट पे बॉल इंग्लैंड के गोल पोस्ट के सामने हवा में तैर रहा था। इंग्लिश डिफेंडर बॉल को हेड करके पीछे गोलकीपर पीटर सिल्टन के ओर भेज देते हैं। डिएगो माराडोना का हाइट ज्यादा नहीं था, बट पीटर सिल्टन का हाइट था 6 फीट। किसी को कुछ समझने की मौका ही नहीं मिला और उतने में ही मैराडोना के बाएं हाथ ऊपर उठ जाता है एंड बॉल सीधा गोल पोस्ट के अंदर, गोल। बाद में मैराडोना कहते हैं कि थोड़ा सा मैराडोना के सिर से और थोड़ा सा भगवान के हाथों से, ला मनो दे दियोस, द हैंड ऑफ गॉड, भगवान का हाथ। बट 4 मिनट बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। मैराडोना के पास बॉल आता है बिल्कुल बीच मैदान में एंड इसके बाद शुरू होता है ड्रिबलिंग। 10 सेकेंड 60 मीटर एंड जस्ट 6 टचेस, बॉल सीधा गोल पोस्ट के अंदर। उरुग्वेन कमेंटेटर विक्टर हुगो मोरालेस उस वक्त रेडियो पर फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक कमेंट्री कर रहे थे। वो चिल्ला रहे थे और साथ में रोते भी है। मैराडोना सिर्फ मैदान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, वो उन गरीब बच्चों की आवाज थे जो अपनी जुबान से ताकतवर लोगों को ये नहीं कह सकते थे कि जाओ मर जाओ, बट मैराडोना ने उनकी तरफ से वो जवाब अपने पैरों से दिया। एवरी सिंगल ड्रिबल वाज लाइक अ रिवेंज। अगर पहला गोल करप्टेड था तो दूसरा गोल था लेगेसी। फाइनल में वेस्ट जर्मनी को हरा देता है अर्जेंटीना 3-2 से। मैराडोना एक भी गोल स्कोर नहीं करते हैं फाइनल में, बट 83 मिनट पे स्कोर लाइन जब था 2-2, तब वो बीच मैदान से एक पास देते हैं और बॉल जाके गिरता है बुरुचका के पैर में और वहीं से अर्जेंटीना ये मैच जीत जाता है। नाइनटीन 1990 सुपर कोपा के फाइनल में नापोली जुवेंटस को 5-1 से हरा देता है। मैराडोना तब नेपोलिटन्स के लिए बस एक प्लेयर नहीं थे, वो थे एक भगवान। दीवारों में उनका तस्वीर, जीसस के साइड में उनका तस्वीर। अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता था तो उसका नाम रखा जाता था डिएगो। 1990 वर्ल्ड कप इटली, सेमीफाइनल होता है अर्जेंटीना वर्सेस इटली का, मैदान नेपोली का, मैराडोना का अपना शहर। लेकिन सवाल सिर्फ फुटबॉल का नहीं था, वो किस देश के लिए खेलेंगे। पूरी इटली चाहती थी कि इटली फाइनल में पहुंच जाए, फाइनल जीत जाए, बट नेपोली उनके दिल 2 हिस्सों में बांट चुका था। मैच से पहले मैराडोना ने नेपोलिटन्स को ये कहते हैं कि साल में 364 दिन हम तुम्हारे भाई हैं, क्यों ना एक दिन हम तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। और उस एक बात ने नेपोलिस को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ अर्जेंटीना के साथ खड़े हो गए और कुछ इटली के साथ, और कुछ लोग खामोश रह गए। अगले दिन नेपोलिस के अखबारों में एक लाइन छपी जो इतिहास बन गई। हम उलझे हुए थे, हम भगवान के पीछे जा रहे थे, बट भगवान विदेशी भगवान निकला। हो सकता है वो नेपोली का भगवान, बट इटली उनको माफ नहीं किया। 1991 में मैराडोना को कोकेन के कारण 15 महीने के लिए बैन किया गया था। डिएगो नेपोली छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। उससे पहले फाइनल में वेस्ट जर्मनी अर्जेंटीना को 1-0 से हरा देता है और कुछ ही दिन बाद ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी एक हो जाता है। जर्मनी वर्ल्ड कप जीता था 1954 में, 1974 में एंड 1990 में। उनकी हर जीत सिर्फ फुटबॉल की जीत नहीं थी, हर जीत के साथ देश की कहानी भी बदलती गई। जैसे हर ट्रॉफी एक नया युग की शुरुआत हो। फुटबॉल हर वक्त इतिहास के साथ ही चलता है, कभी कभी पहले चलता है। 1994 फीफा ये डिसाइड करता है कि वर्ल्ड कप इस बार अमेरिका में होगा। अमेरिका में ज्यादा लोग फुटबॉल नहीं खेलते थे, अब यहाँ पे मार्केटिंग करना पड़ेगा। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम था, अमेरिका के टीवी में ये बोला गया था कि हमें मैच चाहिए प्राइम टाइम में,
हमारे ऑडियंस के लिए, यूरोपियन ऑडियंस के लिए नहीं। एंड फीफा राजी हो जाता है। एज अ रिजल्ट मैच शुरू होता था दोपहर 12 बजे तपते सूरज की धूप के नीचे। क्वार्टर फाइनल्स ब्राजील वर्सेस नीदरलैंड्स। 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर में मैच हो रहा था और इतना ज्यादा गर्मी के कारण डच प्लेयर रोनाल्ड कोमन मैदान में ही सेंसलेस हो जाते हैं। बुल्गारियन गोलकीपर बोरिस्लाव मिहाइलव ये कहते हैं कि 90 मिनट के अंदर मैंने 4 kg वेट लॉस किया था। आखिरी मिनट्स पे मुझे ऐसा लग रहा था कि गोल पोस्ट के आगे मैं हवा में तैर रहा हूँ। एक भी शॉट दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ ब्लर हो चुका था। ऑरलैंडो में मैच हो रहा था मैक्सिको वर्सेस आयरलैंड का और टेम्परेचर था 47 डिग्री सेल्सियस। प्लेयर्स साइड लाइन पे आके उल्टी कर रहे थे। बट उस वर्ल्ड कप का असली स्टोरी कोलंबियन फुटबॉलर अंद्रेस एस्कोबार। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पेले ये कहते हैं कि कोलंबिया का ये टीम फाइनल खेल सकता है। कोलंबिया के अंदर तब एक अलग ही युद्ध चल रहा था। पाब्लो एस्कोबार नहीं, आंद्रे एस्कोबार के साथ इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। वो मर जाते हैं 1993 में वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 साल पहले पुलिस की गोली से। बट उनका सिंडिकेट मेडेलिन कार्टेल तब भी जीवित था। वो कोलंबियन टीम के अंदर प्लेयर भेजते थे, मैच फिक्सिंग करते थे। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले फ्रांसिस्को मातुराना जो कि कोलंबिया टीम के कोच थे, वो एक लेटर पाते हैं जहाँ पे ये थ्रेट दिया गया था कि गोमेज को अगर टीम में रखा जाता है तो आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। गोमेज थे कोलंबिया का सेंट्रल मिडफील्डर। मातुराना उनको टीम में नहीं रखते हैं और इसी वजह से वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कोलंबिया हार जाता है। 27 साल का बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का आंद्रेस एस्कोबार अमेरिका के अगेंस्ट एक ओन गोल कर देते हैं एंड कोलंबिया वो मैच हार जाता है। कोलंबिया एलिमिनेट हो जाता है। वो लौट जाते हैं अपने देश में। आंद्रेस के फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए यूरोप में चले जाओ। फिर आंद्रेस ये कहते हैं कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। 10 दिन बाद एक पार्किंग लॉट पे आंद्रेस के ऊपर बंदूक से टोटल 10 बार फायर किया जाता है और जो लोग फायर कर रहे थे वो हर एक शॉट के बाद ये कहते हैं कि गोल 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 गोल। कोलंबियन राइटर एनरिक बोटेरो ये लिखते हैं कि उस दिन हमने ये समझ लिया था कि हमारे देश में जिंदगी और फुटबॉल दोनों अलग नहीं है, दोनों ही चलता है ड्रग्स के वजह से। जार्डिन में एक स्टेडियम का नाम उनके ही नाम से रखा जाता है, एस्टाडियो आंद्रेस एस्कोबार। फुटबॉल मैच में एक्स्ट्रा टाइम रहता है बट जिंदगी में नहीं। एट द अदर हैंड 33 साल की उम्र में डोप टेस्ट, मैराडोना का वर्ल्ड कप जर्नी खत्म। 1994 फाइनल ब्राजील वर्सेस इटली, टाई ब्रेकर, पेनाल्टी शूट आउट। रॉबर्टो बजियो इटली का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो कि लास्ट पेनाल्टी शॉट मारने के लिए जाते हैं, जिनका निकनेम था इल कोटिनो डिविनो, मतलब द डिवाइन पोनीटेल। बजियो शॉट लेते हैं बट बॉल चला जाता है गोल पोस्ट के बाहर ऊपर से। बजियो खड़े रहते हैं मुंह नीचा करके। पूरा दुनिया उनको उस दिन देख रहा था। बाद में वो अपने ऑटोबायोग्राफी पे ये लिखते हैं कि वो 5 सेकंड आज भी मेरी जिंदगी से खत्म नहीं हुआ। आज भी रात को मैं जब सोने के लिए जाता हूँ तब मैं उस फुटबॉल को आसमान की तरफ जाते हुए देखता हूँ। बाद में वो एक और लाइन लिखते हैं कि पेनल्टी वही मिस करते हैं जो पेनल्टी मारने के लिए हिम्मत करते हैं। 2002 नया सेंचुरी का पहला वर्ल्ड कप, होस्टिंग कंट्री साउथ कोरिया एंड जापान। 35 साल तक जापान साउथ कोरिया को कब्जे में रखता है, जो जख्म आज तक नहीं भरा। बट स्टिल वो दोनों कंट्री एक साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करता है। कभी कभी पॉलिटिक्स जो काम नहीं कर पाता है, फुटबॉल वो कम कर देता है। पहला मैच फ्रांस जो कि 1998 में चैंपियन हुआ था वर्सेस सेनेगल। सेनेगल वो कंट्री जहां पे फ्रेंच कॉलोनियल रूल चलता है लगभग 300 साल तक, जिनके बहुत सारे प्लेयर्स फ्रेंच लीग में खेलते थे। एंड सेनेगल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 इयर्स। सेनेगल का कप्तान आलिऊ सीसे जो बाद में कोच बनेंगे, जो मैच शुरू होने से पहले अपने टीममेट से ये कहते हैं कि आज हम हमारे एंसेस्टर्स के लिए खेलेंगे, जो फ्रेंच जहाजों में गुलाम बन के गए थे, जो वहाँ के फैक्ट्रीज में काम करते करते मर गए थे। आज 90 मिनट तक हम उनका कर्ज चुकाएंगे। 30 मिनट पे सेनेगल का प्लेयर पापा बोबा डियोप गोल करते हैं। मैच खत्म हुआ, स्कोर लाइन 1-0। एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री जिस टीम का कोच एक फ्रेंच थे, जिन्हें अच्छे से सेनेगली लैंग्वेज तक नहीं आता था, वही टीम लास्ट वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम को ओपनिंग मैच में ही हरा देता है। सेनेगल की राजधानी डाकार पे उस रात लाखों लोग आए
थे सेलिब्रेट करने। उस वर्ल्ड कप में साउथ कोरिया की कंट्रोवर्शियल जीत के बावजूद जापानीज राइटर हारुकी मुराकामी ये लिखते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि एशिया भी सपना देख सकता है। इतने सालों तक हमें ये लगता था कि सपना देखना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का हक है। उस दिन कोरियन गैलरी पे 10 लाख लाल कलर की जर्सी देख के मैंने रोया था, क्योंकि सपना इम्पोर्ट नहीं, सपना क्रिएट किया जाता है। फाइनल ब्राजील वर्सेस जर्मनी। ब्राजील 2 गोल से वो मैच जीत जाता है और वो 2 गोल स्कोर करते हैं रोनाल्डो R9, जिनके बॉडी पे 2 बार सर्जरी हुआ था 1998 के बाद। सब लोग यही सोच रहे थे कि वो जिंदगी में कभी खेल नहीं पाएंगे। 2006 जिदेन और materazzi का फाइट्स के अलावा उस वर्ल्ड कप में एक और मोड़ था जो कोई भी याद नहीं रखते हैं। जर्मन गोलकीपर रॉबर्ट एनके, जो थे मेन गोलकीपर जेम्स लेमन का बैकअप, जो पूरा वर्ल्ड कप गैलरी पे बैठे रहते हैं। उस टाइम पे वो रिसेंटली फादर बनते हैं। उनके डॉटर का नाम था लारा। बचपन से ही लारा के हार्ट में प्रॉब्लम था। वर्ल्ड कप के बाद लारा की डेथ हो जाती है, बस 2 साल की उम्र में ही। ये दर्द उनके लिए भुलाना लगभग इम्पॉसिबल था। एंड 3 साल बाद 2009 में वो एक ट्रेन के आगे खड़े हो जाते हैं, बस 32 साल की उम्र में ही। एंड उनका भी डेथ हो जाता है। ऐसा ही कुछ चीजें जो फुटबॉल ग्राउंड पे दिखाई नहीं देता है, बट यही चीजें सबसे ज्यादा वाइटल बन जाती है। मैच हारने के बाद जिदान मैदान छोड़ के चले जाते हैं ट्रॉफी के बगल से ही, बट वो ट्रॉफी के और एक बार भी नहीं मुड़े। जिदान के मम्मी पापा अल्जीरिया से आते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर जा बोद्रिया वो मरने से कुछ साल पहले इस इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं, जिदान का वो मुक्का इस सेंचुरी का सबसे अच्छा काम था। वो अपना ट्रॉफी, कैरियर, लेगेसी सब कुछ एक मोमेंट के लिए खो देते हैं, सम्मान के लिए। आज की दुनिया इस चीज को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आज की दुनिया हर एक चीज को लेकर बिजनेस करना जानता है। जिदान हमको याद दिला देता है कि कुछ चीजों को बिकने नहीं दिया जाता है, नहीं बिका जाता है। 2010 फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला की कंट्री में। वर्ल्ड कप शुरू होने से 6 दिन पहले नेल्सन मंडेला की ग्रेट ग्रैंड डॉटर जेनानी मंडेला बस 13 साल की उम्र में ही प्री वर्ल्ड कप कंसर्ट से जब घर आ रहे थे, तब एक कार एक्सीडेंट के चलते उनकी डेथ हो जाती है। एज अ रिजल्ट 92 ईयर्स ओल्ड नेल्सन मंडेला वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी पे नहीं आ पाते हैं, बट वो फाइनल में जाते हैं और ये कहते हैं कि फुटबॉल के पास वो पावर है जो लोगों को एकजुट कर सकता है, पृथ्वी को बदल सकता है, इंस्पायर कर सकता है, जो पावर किसी और में नहीं है। फुटबॉल युवाओं के भाषा में बातें करता है। वहाँ पे आशाएं है जहाँ पे एक वक्त पर हताशा था। 3 साल बाद वो मर जाते हैं। यही वर्ल्ड कप था उनका आखिरी वर्ल्ड कप। वुवुजेला की साउंड से अफ्रीका की प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए दब जाता है जोहानिसबर्ग की उस मैदान में। जोहानिसबर्ग का जो स्लम एरियाज थे उनको छुपा के वर्ल्ड कप की चमकाती हुई सड़कों से दूर कर दिया गया। वर्ल्ड कप के लिए सरकार 10 स्टेडियम बनाता है, बजट $4 बिलियन। इनमें से ही एक स्टेडियम था केप टाउन का ग्रीन पॉइंट स्टेडियम। लगभग 50,000 सीट रेडी करने के लिए टोटल खर्चा हुआ था $60 करोड़। साउथ अफ्रीकन राइटर जाकिस एम्दा लिखते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए सरकार जितना पैसा खर्चा किया था उसके मदद से 5 लाख घर बनाया जा सकता था, 5 लाख परिवार छत के नीचे रह सकता था। बदले में 1 महीने के लिए हमें मिला नाच, गाना और बुबुजेला। वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, सभी लोग चले जाते हैं, बस रह जाते हैं हम और साथ में एक खाली स्टेडियम। स्पेन ट्रॉफी जीत जाता है एंड हॉलैंड फॉर द 3rd टाइम वो लोग फाइनल हार जाते हैं। 2014 64 साल बाद ब्राजील वापस से वर्ल्ड कप होस्ट करता है। वर्ल्ड कप से 1 साल पहले जून 2013 ब्राजील के सड़कों पे 10 लाख लोग उतर आते हैं। टोटल 10 शहरों में लड़ाई दंगा शुरू हो जाता है। रीजन सरकार बस का जो टिकट था उसका प्राइस 20 सेंट अब बढ़ा देता है। ये तो बस एक बहाना था, असली रीजन तो ये था कि सरकार हेल्थ और एजुकेशन के पीछे पैसा इन्वेस्ट करने के बदले वर्ल्ड कप के पीछे $11 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया था। लोग प्रोटेस्ट करते हैं हाथ में बैनर पकड़ के, हमें चाहिए अच्छा अस्पताल, हमें चाहिए अच्छा स्कूल। पुलिस टीयर गैस फेंकता है, कुल 5 लोग मर जाते हैं। ब्राजील का प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ ये कहते हैं कि ब्राजील फुटबॉल का कंट्री है, फुटबॉल हमारा प्राइड है। बट आम जनता इसका जवाब देते हैं सड़कों पे उतर के, नहीं चाहिए वर्ल्ड कप, हमें चाहिए अस्पताल, हमें चाहिए स्कूल, व्हाटएवर। पहला मैच ब्राजील जीत जाता है, सारा लड़ाई दंगा रुक जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। बेलो होरिजोंटे, एस्टाडियो मिनेडाओ, सेमीफाइनल ब्राजील वर्सेस जर्मनी। सारे ब्राजील फैंस रो रहे थे। कैमरामैन एक लड़की की ओर फोकस करते हैं, वो भी रो रहे थे, अपने पापा के कंधे पर सिर रख के रो रहे थे। उस लड़की का नाम था जूलियानी दा सिल्वा, उम्र था 12 साल। उनके पापा काम करते थे साओ पाउलो के एक बैंक में।
अगले ही हफ्ते हर कोई जूलियानी को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस दिन रो रही थी क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कैसे मेरा देश इतना खराब खेल सकता है। मेरा पापा जो वर्ल्ड कप देखने के लिए साल भर मेहनत करके इतना सारा पैसा जमाया था, वो तो मेरे से भी ज्यादा रो रहे थे। 7-1 से ब्राजील वो मैच हार जाता है। लुइस फर्नांडो वेरिसिमो ये लिखते हैं कि 1950 ने हम लोगों को रुलाया था और 2014 ने हमें शर्मिंदा कर दिया। 1950 के बाद हमने ये सोचा था कि हम लोग फुटबॉल का सम्राट है, बट 2014 के बाद हमने ये रियलाइज किया कि हम बस फुटबॉल का कंज्यूमर्स थे। फाइनल में मेसी का अर्जेंटीना हार जाता है 1-0 से फ्रॉम जर्मनी। मैच एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है। गोल स्कोर करते हैं मारियो गोट्से। 2018 रशिया कैप्चर कर लेता है क्रीमिया को। एट द अदर हैंड सीरिया में गिर रहा था बॉम्ब। रशियन स्पाई सर्गेई स्क्रिपल एंड उनके डॉटर को इंग्लैंड में जहर देके मार दिया गया था। बट वर्ल्ड कप पुतिन के पास। फीफा प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड कप दुनिया को रशिया का असली रूप दिखाएगा। वो गलत नहीं थे, रशिया दिखाता है। सेमीफाइनल क्रोएशिया बनाम इंग्लैंड। इंग्लैंड 1966 के बाद से कभी भी फाइनल नहीं खेला था। क्रोएशियन कप्तान लुका मॉड्रिच। लुका क्रोएशियन माउंटेन में अपने दादा दादी के साथ रहते थे, जहां उनके दादा उन्हें बकरियां चराना, शिकार करना और जंगलों में सरवाइव करना सिखाते थे। जैसे कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि एक दिन उनके पोते को जिंदगी के साथ जंग लड़ना पड़ेगा। 1991 में जब युद्ध फुल इंटेंसिटी में आई, तब सर्बियन मिलिट्री गांव-गांव जाके लोगों को भगा रहे थे और जो लोग रुक जाते थे उनको मार देते थे। एक दिन नॉर्मल रूटीन में मॉड्रिच के दादा बकरिया को चराने के लिए जाते हैं और कुछ ही देर बाद मशीन गन्स की आवाज आई। उनको गोली इसीलिए मारा गया था क्योंकि वो क्रोएशियन थे। घर वालों ने गन शॉट्स की आवाज तो सुने, बट बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए। घंटों तक मॉड्रिच को ये नहीं पता था कि उनके दादा जिंदा है या फिर नहीं। बट बाद में मॉड्रिच के पापा जब उनके लाश को घर पे ले आते हैं, तब वो मॉड्रिच से ये कहते हैं कि जाओ जाके गुड बाय बोल दो। बट छोटा सा मॉड्रिच को ये समझ में नहीं आया था कि ये लास्ट गुड बाय है। एंड उस दिन ये डिसाइड हो गया था कि घर और गांव दोनों को छोड़ना पड़ेगा। और बाद में ये पता चला कि वो डिसीजन सही था, क्योंकि वो लोग घर छोड़ के जाने के बस कुछ ही दिन बाद उनके घर को जला दिया जाता है। लुका के पापा स्टीपे एक फैक्ट्री का मैकेनिक थे। वो एक छोटा सा जॉब पाते हैं क्रोएशियन आर्मी में। यूनिफॉर्म सिलने की काम करते थे। कभी कभी वो पुराने यूनिफॉर्म्स को घर पे ले आते थे एंड उनके वाइफ लुका के लिए फुटबॉल जर्सी बना देते थे उसी यूनिफॉर्म से। लुका उस जर्सी को पहन के फुटबॉल में लात मारते थे। लोकल कोच तमिस्लाव बजीच एक दिन लुका को देखते हैं और कहते हैं कि मैं इस लड़के को क्रोएशिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनाऊंगा। बट क्रोएशियन फेडरेशन उन्हें लेने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि उनका हाइट बहुत ही छोटा है और जंग के वजह से वो अभी मेल न्यूट्रिशन से भुगत रहा है और उनका स्पाइन भी वीक है। बट कोच फोर्स करते हैं। वो छोटा सा लड़का 27 साल बाद बन जाते हैं वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर। बट वर्ल्ड कप फाइनल में क्रोएशिया 4-2 से हार जाता है फ्रांस से। मैच खत्म होने के बाद बहुत जोर से बारिश आती है। सभी प्लेयर भीग जाते हैं। पुतिन खड़े थे ट्रॉफी देने के लिए। क्रोएशियन प्रेसिडेंट भीगे कपड़े पहन के ही सभी प्लेयर्स को हक किया और वो तस्वीर बन जाता है क्रोएशिया का द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर। ब्रिटिश राइटर डेविड विनर ये लिखते हैं कि पावर बस अपने आप को ही सुखा के रखती है, बाकी सब कुछ भीग जाता है। क्योंकि इतनी बारिश में सिर्फ पुतिन के लिए एक सोल्जर छाता लेके खड़े थे, बाकी सब भीग रहे थे। लुका को गोल्डन बॉल मिला, वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर बनते हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने दादा का याद आ रहा था। उन्होंने कहा था कि हार मत मानना लुका, अगर आज वो कहीं पे है तो शायद ये सब देख रहे हैं। 2022 रेगिस्तान का छोटा सा देश जिसकी आबादी सिर्फ 30 लाख, कतार। वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए वोटिंग 2010 में हुई थी। 22 फीफा ऑफिशियल्स ने वोट दिया था। बाद के 12 सालों में उन 22 में से 16 पर रिश्वत, करप्शन या किसी और क्राइम्स की एलिगेशन लगा था। वर्ल्ड कप के लिए टोटल 7 स्टेडियम्स बनाया गया था। मेट्रो, रोड, होटल सब कुछ अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बट बनाया कौन? नहीं, कतार के लोगों ने नहीं बनाया था, कोई और ने। वो लोग आए थे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, नेपाल से, फिलीपींस से, केन्या से। शायद वो लोग प्लेन से आए थे, शायद लोन लेकर या फिर जमीन गिरवी रखकर। वो लोग रहते थे एक छोटा सा घर में। एक ही घर में कुल 10 लोग एक साथ रहते थे। गर्मी में भी काम करते थे। टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस हो जाता था। कतार में एक रूल है, कफाला सिस्टम। मालकिन आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और मालकिन के बगैर आप इस देश
देश को छोड़ के नहीं जा सकते हैं एंड अपने मर्जी से आप जॉब को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। यही है मॉडर्न स्लेवरी एंड सैलरी मंथली $150 to $250। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2010 से 2020 तक 6,500 माइग्रेंट वर्कर्स कतार में मर जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स में द कॉज ऑफ डेथ को बोला गया था नेचुरल या फिर हार्ट अटैक। कतार में जो लोग आए थे उनका उम्र था 20 से 30 साल और आने के पहले उनका चेकअप भी हुआ था। तो कैसे इतने सारे लोग एक साथ हार्ट अटैक से मर जाते हैं? एक लड़का जो कि बांग्लादेश से कतार गया था, उनके पापा रिपोर्टर से ये कहते हैं कि मेरा बेटा कतार गया था 23 साल की उम्र में और मर जाते हैं 6 महीने बाद। बट 6 महीने के अंदर एक लड़का कैसे मर सकता है? मैच होता है, सभी लोग स्टेडियम में नाचते हैं, गाते हैं। सभी को नहीं पता था बट किसी किसी को ये सारी चीजें पता था, लेकिन फिर भी नाचते हैं। जर्मन फिलोसोफर बायुंग चुल हान ये कहते हैं कि आजकल के कैपिटलिज्म दर्द को इनविजिबल कर देता है। जब हम खुशियां मना रहे होते हैं तब कहीं किसी का खून बह रहा होता है, लेकिन हमें ये जानने नहीं दिया जाता है। एंड कतर वर्ल्ड कप भी इस सिस्टम का एक लिविंग एग्जाम्पल है। एक तरफ स्टेडियम में लाइट और दूसरी तरफ स्टेडियम की दीवारों में खून। ये दोनों चीज एक दूसरे का जो एग्जिस्टेंस है उसको मानने के लिए रेडी नहीं था। वर्ल्ड कप के दौरान एक केनियन माइग्रेंट वर्कर जो स्टेडियम बनाते थे वो मर जाते हैं। नाम जॉन किबू कलुगा, उम्र था बस 24 साल। वर्ल्ड कप के दौरान वो होटल में काम करते थे, होटल रूम्स साफ करते थे एंड एक दिन वो बाथरूम के अंदर गिर जाते हैं एंड उनका मौत हो जाता है। उनके परिवार को कतार गवर्नमेंट या फिर फीफा किसी प्रकार का आर्थिक सुविधा नहीं दिया था। जॉन के मम्मी केनिया में एक रिपोर्टर को ये कहते हैं कि जॉन ने कहा था कि वो हमारे लिए एक घर बनाएगा, 1 साल वो बाहर काम करेगा, उसके बाद वापस से आ जाएगा। वो आता है बट कॉफिन में। सारे मैचेस अच्छे से हो रहा था, स्टेडियम, गैलरी सब कुछ फुल था, लेकिन कोई उनके लिए 1 मिनट का भी मौन नहीं रखा। फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। ये फाइनल में भी फुटबॉल हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फाइनल था। अर्जेंटीना जीत जाता है 36 साल बाद। लास्ट टाइम जीता था मैराडोना के टाइम 1986। एट द एंड मेसी ट्रॉफी उठाते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे स्पोर्ट्स है लेकिन कोई भी फुटबॉल जैसा नहीं। फुटबॉल खेलने के लिए बस एक बॉल चाहिए और कुछ नहीं। वो बॉल फटा हुआ कपड़ा का भी हो सकता है, प्लास्टिक बैग का भी हो सकता है या फिर पेपर का भी हो सकता है। सबसे ज्यादा गरीब लड़का भी फुटबॉल खेल सकता है। पृथ्वी का सबसे ज्यादा गरीब देश सबसे ज्यादा अमीर देश को भी हरा सकता है फुटबॉल ग्राउंड में। 90 मिनट के लिए पासपोर्ट कलर का हिसाब, पैसा का हिसाब, पावर का हिसाब सब कुछ खत्म हो जाता है। और यही है डेमोक्रेसी, वोट नहीं एक दौर। फुटबॉल जिंदगी से भी बड़ा है क्योंकि जिंदगी हमें छोटा करता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो एक साथ इतने सारे लोगों को एक काम करने के लिए फोर्स करता है सिवाय फुटबॉल। गलियानो अपने किताब के आखिरी पन्नों में ये लिखते हैं कि हर सोच के खिलाफ, हर डिबेट के खिलाफ, हर चुनौती के खिलाफ मैं फुटबॉल का भिखारी ही बना रहूंगा और जब अच्छा फुटबॉल आता है तब मैं इस चमत्कार के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा। ये प्यार की बात है। मैं जानता हूँ प्रेमी हमेशा बातें करते रहते हैं। प्यार भी बातों की तरह है, कभी खत्म नहीं होता और हम भी उसी भिखारी की तरह बने रहेंगे एक अच्छे फुटबॉल के इंतजार में।